हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज के क्लास में हम जो सीबीएसई का जो 24 को पेपर है जियोग्राफी का, उसके लिए गेस्ट पेपर देखने जा रहे हैं। ये हमारा गेस्ट पेपर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 गेस्ट पेपर आपके अपलोड करा दिए हैं और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि ये टॉपिक आपके बोर्ड्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस टॉपिक से अभी तक मैंने जितने 3 गेस्ट पेपर कराए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए हैं। बट जो आज मैं गेस्ट पेपर नंबर 4 कराने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उससे बाहर आए हैं। इसीलिए मैं ये गेस्ट पेपर करा रहा हूँ ताकि आपका जो कुछ बचा खुचा जो पोर्शन है आपके सिलेबस का, वो भी इस गेस्ट पेपर में कवर हो जाए एंड आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी ओवरऑल जो स्टडी है आपकी, वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, ताकि आप कभी ये मत बोलो कि भैया ये सिलेबस छूट गया या फिर सिलेबस का ये पोर्शन छूट गया, ऐसा मत बोलना आप। क्योंकि मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने जो मैंने गेस्ट पेपर कराया है उसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर में। ठीक है, दूसरा जो मैंने अगर कुछ छूटा भी है तो मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। और ये जो तीसरा, ये तो सबसे एंड जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो सिर्फ कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, कहीं भी एक सेट में पूछ लिया गया, तो वो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम आने वाला है, आपको जितना सिंपल रहना है उतना सिंपल रहो। ठीक है, जितना आप अपने माइंड को कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव मत सोचना आप अपने बारे में। क्योंकि जितना ही आप निगेटिव होते जाओगे उतना ही आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और अपने बोर्ड्स में जो प्रेशर आएगा ना, वो फिर झेल नहीं पाओगे आप। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल रहो। मैंने देखो 4 गेस्ट पेपर कराए हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर 2 बुक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, बुक वाइज टॉपिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हो गया 2 क्या मैंने बोला है, मैप वर्क। ठीक है, बस 4 2 6 2 8 ये है आपके ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, इतना आप कर लो। आप जितना सिंपल रहो, देखो आप 10 जगह जाओगे, 10 चीज़ें सुनोगे, तो आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत कंफ्यूज होगा, उससे ही आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अपने आप को जितना सिंपल रखो उतना ही बेटर है। और ये आपको क्या लगता है, मैंने ये जो 8 वीडियो बनाया है इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो छूटा होगा? मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक्स बताया ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला एक्सप्लेनेशन इसमें कवर कर दिए हैं। साथ में मैंने इससे रिलेटेड 3 गेस्ट पेपर करा दिए हैं और चौथा गेस्ट पेपर जो मैं कराने वाला हूँ आज, उसमें जो छोटे मोटे जो भूले भटके जो टॉपिक्स थे वो भी कवर कर लिए हैं मैंने। एंड मैप तो टोटल जितने भी मैप मैंने बताए हैं इसमें मैप वर्क की बुक में, ये वही आएंगे। ठीक है, तो ये तो सब खत्म। आप क्या मतलब, हम 70 आउट ऑफ 70 की टारगेट करके चल रहे हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए एंड अपने जो मार्क्स हैं उनको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, जैसा आपका 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और ऑल आर कंपलसरी, मतलब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका बुक नंबर 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पोजिशन से। ठीक है, कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें मैंने कॉम्पोजिशन में मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कि कॉम्पोजिशन को हम कई तरह से देखते हैं, जैसे अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन क्या है, रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है, ये लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन पे पूछा गया है कि कौन सा जो लैंग्वेज ग्रुप है वो सबसे कम बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको लैंग्वेज कॉम्पोजिशन में पढ़ाया था कि हिंदी जो है वो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, संस्कृत और जो कश्मीरी है वो सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको संस्कृत दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत पे मार दो। ठीक है, ये टॉपिक खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने जितना मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन 2 देखोगे तो ये आपका जो ये सेट है ना, ये जो आपका सेट है ये अलग ही लेवल का बना हुआ है। ठीक है, अभी आप देखोगे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि भाई ये बुक में मेरे है भी या नहीं। ठीक है, ये देखना आप, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया जानते हो? आपके जो चैप्टर में ना एक
वो दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे जो सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, उसमें पूछे जाते हैं कि कहीं से छोटा मोटा मिल गया उससे पूछ लिया। लेकिन सीबीएसई ने इस सेट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू परचेज merchandise more economically by contracting the manufacturer to produce the goods according to their specification। इसमें से कौन है जो गुड्स को बहुत इकोनॉमिकली खरीद सकता है कॉन्ट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो कर सकता है, खरीद सकता है, मतलब कम पैसों पे, ठीक है। ये होता है, इसमें होता है, ये कहाँ पे होता है, ये चेन स्टोर्स में होता है, ठीक है, यानी जो चैन से बने होते हैं। जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से कोई और लेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से कोई और लेगा, फिर यहाँ से कोई एक रिटेल जो होलसेल ट्रेडर है वो लेते हैं, फिर यहाँ से अलग अलग रिटेल स्टोर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी को हम चेन स्टोर्स बोलते हैं। तो जो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बाद जो पहला जो चैन आता है ना, इसी को हम चेन स्टोर बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा चैन अलग आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है, इस सेट में सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इन दिस सेट, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक किस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनरल क्या होती है? मिनरल इंडस्ट्रीज में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मिनरल आते हैं जैसे ज्वेलरीज आ गई, ठीक है। गोल्ड मिनरल है, गोल्ड से हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरीज बनाते हैं, तो मिनरल इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गए। केमिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट है, क्योंकि हम प्लास्टिक किससे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं। फॉरेस्ट के कौन से हो गए? फॉरेस्ट के फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मैं बात करूँ तो जैसे मीट इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है। मीट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बीफ या मीट कुछ भी होता होगा। और आप वुलन जो होता है, ठीक है, सिप वाला इंडस्ट्रीज, वुलन इंडस्ट्रीज, इनको आप काउंटर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं चैप्टर नंबर 4 देखो, कुछ चैप्टर बोल रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखूँ तो करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। देखो मैंने जो पढ़ाया था आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, वही देखते हैं और उसी से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो सॉल्व करते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, और इंदिरा गांधी कैनाल पढ़ाया था, ठीक है। दो ही चीज़ें पढ़ाई है मैंने आपको। ड्रोथ पॉन एरिया प्रोग्राम मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये मैं मानता हूँ। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने मान ली, मैंने नहीं पढ़ाई है। अब देखते हैं जो मैंने पढ़ाया था उससे सॉल्व होती है नहीं, आपको करेक्टली ढूंढना है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में क्या दिया है? सेमी एरिड एरिया, ठीक है, ये होगा नहीं। सी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, इसमें बोला है गंगानगर और हनुमानगढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके 2 स्टेज हैं, ठीक है। स्टेज 1 में कौन से आते हैं? गंगानगर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, एंड नॉर्थ बीकानेर, ठीक है। स्टेज 2 में कौन से आते हैं? बीकानेर, अदर पार्ट बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन देखो, मैंने 2 चीज़ आपको पढ़ाई थी, 2 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। तो ये मत सोचना कि मैंने जो पढ़ाया था वही नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन सीबीएसई ने ये पूछे हैं, लेकिन मैंने जो 2 चीज़ आपको पढ़ाई थी, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंदिरा गांधी कैनाल, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या नहीं ये दोनों, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रुको 1 मिनट, वो गला सूख जाता है ना थोड़ा सा, इतना बोल रहा हूँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 2, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन चैप्टर का नाम है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, आपने डेफिनेटली आप में से 99% बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उस चैप्टर से। क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं किसके रिगार्डिंग? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, 90% मैं मानता हूँ कि ये नहीं पढ़ा होगा। और टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया भी नहीं होगा ये, क्योंकि लगता ही नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट देखो सीबीएसई 4 सेट बनाएगी अगर, ठीक है, 4 सेट बनाएगी किसी सब्जेक्ट के, 4 सेट बनाएगी पेपर के, तो उसमें से 3 सेट तो ईजी रखेगी। कोई ना कोई एक ऐसा सेट होगा जो थोड़ा सा अटपटा होगा, जो बच्चों को
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो वो यही सेट है, ठीक है, वो जो मैं करा रहा हूँ यही सेट है, वो उस साल का सबसे डिफिकल्ट सेट था ज्योग्राफी का ये। तो आज मैं अगर ये करा दूंगा तो आपके सारे जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब का आइडिया आपको हो जाएगा। और अभी भी दो दिन है, तो आप इजीली आज से भी ये कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी तैयारी आपको, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो ना एक कोई प्रॉपर एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज ले आती है, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, फॉर प्रॉपर एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाती हैं। उसमें से आपकी बुक में सिर्फ दो दिया हुआ। पहला NYP नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, ये कब लाया गया था? Feb 2014 में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्पावर यूथ टू अचीव फुल पोटेंशियल, अचीव फुल पोटेंशियल, ठीक है। और इससे क्या क्वेश्चन था, इसका एक और था कि जो यूथ, इस बात कर रहा है यूथ कहाँ तक की, किस एज के होने चाहिए? तो यूथ होने चाहिए 15 से 29 ईयर तक के, ठीक है। इसके बीच के जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी उनको इस पॉलिसीज के अंडर में रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो था वो था ये नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या था? इसमें कहीं भी लिटरेसी रेट की बात नहीं की है, ठीक है, टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, ठीक है, टू प्रोवाइड अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से क्या बोलूँ, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब हर स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इसमें क्या हम बात करते हैं? टू अलाइन ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़ टू कॉमन इन स्टैंडर्ड, यानी जो स्किल हम सिखा रहे हैं लोगों को उसको एक कॉमन स्टैंडर्ड तक, यानी अगर हमें क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट की स्किल हमारे अंदर डेवलप करनी है, तो हमें एक मतलब बेसिक कॉमन जो प्रैक्टिस होती है वो आनी चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्लेड करना आना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट की मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बस मैं मैच देखता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, प्लेड करना आना चाहिए एंड डिफेंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कॉमन जो स्किल्स होती हैं आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। एक जो हम स्किल आपको सिखा रहे हैं वो कॉमन स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसमें और हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं टू लिंकिंग स्किलिंग एक्टिविटीज़ विद डिमांड सेंटर, यानी जो हमने आपको स्किल सिखा दी इस पॉलिसी के अंडर में, उस स्किल को यानी आपको हम उस डिमांड, उसकी जो जहाँ पे डिमांड है उस वहाँ पे आपको ले जाएं ताकि आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इस नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आप देखो, 2, 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। और हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेन फेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। रेन फेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलो, रेन फेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है? जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग यानी जो हमारी खेती होती है उसका मॉइस्चर की बेसिस पे, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मेन ऑफ मॉइस्चर के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रेन फेड टाइप ऑफ फार्मिंग, और दूसरा इरिगेटेड टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। रेन फेड टाइप ऑफ फार्मिंग मतलब मैं बताऊं, जो हमारी फार्मिंग होती है, खेती होती है, उसमें मॉइस्चर मतलब जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर सिर्फ 2 तरीके से आता है। पहला रेन फेड या इरिगेटेड, यानी पहला जो बारिश से मॉइस्चर हमें मिलता है वो उस बेसिस पे हम उसमें पहला पार्ट हो गया, और दूसरा जो हम इरिगेटेड करते हैं, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक है। रेन फेड को ही हम बरानी खेती भी बोलती हैं, बरानी कृषि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है, बरानी फार्मिंग, ठीक है, बरानी BAR यानी बरानी फार्मिंग। इसको हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। पहला है इसको हम जानते हो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि जो मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो कितना है, मतलब नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, इस बेसिस पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ड्राई लैंड, ठीक है, ड्राई लैंड, और दूसरा वेटलैंड, ठीक है। ड्राई लैंड का मतलब होता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, 75 जो सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पे, ठीक है। और वेटलैंड होता है, वेटलैंड जहाँ पे जो रेनफॉल है
रेनफॉल इज एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, मतलब जो रेनफॉल की वजह से जो एक मतलब नॉर्मल जो मॉइस्चर होना चाहिए उस ज़मीन का, उस सॉइल का, रेनफॉल की वजह से वो उससे ज़्यादा हो जाता है। मतलब रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इस एरियाज़ में जहाँ पे ये वेटलैंड होते हैं, यहाँ पे हमेशा आप देखोगे हर सीजन में जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे फ्लडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना जो है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था। पहला, डेवलपिंग सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स, ये सही इसका वो था कि अगर हम जैसे जो हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनसे हम पानी बिना उसको ट्रीट किए ही नदी में मिला देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी नदी को नदी में जो बैक्टीरिया है या फिर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा। तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करना चाहिए, पहला इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, दूसरा, जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको हम मॉनिटर करेंगे कि उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस तो नहीं है जो हमारे एक्वेटिक लाइफ्स को या फिर जो हमारी वाटर है उसको पीने लायक ना छोड़े, वो देखेंगे। ठीक है, तीसरा इसमें था कि अफॉरेस्टेशन अलोंग द रिवर बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, जो नर्मदा नदी है उसके किनारे किनारे पेड़ लगाना ताकि वहाँ का जो सॉइल है वो इकट्ठा रहे, मतलब वो जो नदी कटाव करती है ना वो ना हो यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव थे। चौथा जो ऑब्जेक्टिव था कि टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ रिवर फ्रॉम द सिटी, ये नहीं था, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमें नदी को शहर से दूर ले जाना है। ठीक है, ये कुत्ते भौंकते रहते हैं यार फालतू के गली में, सॉरी उसके लिए, पीछे आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्ट्रेच ऑफ नेशनल वाटरवेज, सॉरी मैं वाटर हाईवेज बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप देखो कहीं भी मैंने 3 सेट करा दिया आपको, नेशनल वाटरवेज से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बट इस सेट में ये सेट चूंकि थोड़ा सा अलग है तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल वाटरवेज से। ठीक है, और मैंने इसको अपने वीडियो में कवर भी कर दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज की अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है, ये होता है इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, ये किस नदी पे है, ये है गंगा भागीरथी एंड हुगली रिवर। ठीक है, ये है कहाँ पे, ये यूपी में, बिहार, झारखंड, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये आप इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, सदिया और डुबरी ये कौन सा वो है। ठीक है, सदिया और डुबरी ये NW मतलब नेशनल वाटरवे 2 है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 है और ये किस नदी पे है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये, और ये कहाँ पे, असम में है। ठीक है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये है नेशनल वाटरवे 3 NW3, ये कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नेशनल वाटरवेज 1 के बारे में बताना था तो वो है इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सम ओल्ड टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज डेवलप एज सैटेलाइट टाउन्स। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो कुछ ओल्ड टाउन थे, ठीक है, ओल्ड टाउन जो थे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अराउंड, जैसे दिल्ली है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इसके बगल बगल में जो ओल्ड टाउन्स है जैसे गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ऐसा सैटेलाइट टाउन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट टाउन का मतलब आई होप आपको पता होगा कि जो यहाँ से लोग काम करने यहाँ पे आते हैं और अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, सैटेलाइट टाउन ऐसा काम करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन 2 बोल रहा है दिल्ली इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है और जो स्टेटमेंट 2 है वो इसको डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट 1। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट इन राजस्थान। ठीक है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट मैंने बताया था कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे फर्टाइल लैंड हो। ठीक है, या तो फर्टाइल लैंड हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से
ठीक है। और तीसरा रीज़न स्कैरसिटी ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजस्थान में मैंने बताया था कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे राजस्थान में लोग क्लस्टर्ड सेटलमेंट बना के रहते हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड और नागालैंड में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्लस्टर्ड सेटलमेंट में लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट और इज द बिगेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन कंट्री, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे बिगेस्ट अंडरटेकिंग है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाती है इंडियन गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी कंपनी बोल रहा हूँ, मतलब सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, ठीक है। तो आपको बिना देखे आपको यहाँ पे इंडियन रेलवे लगा देना, ठीक है, क्योंकि इंडियन रेलवेज BRO छोटा है, ऑल इंडिया रेडियो छोटा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI ये भी छोटी है, तो इंडियन रेलवेज पे आपको बिल्कुल लगा देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट में पानी पी लूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो ये देखते हैं, ये मैं ऐसा सॉल्व करूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे नहीं पता उतना, मैंने जितना आपने पढ़ा है उतना मैंने पढ़ा है, ठीक है। माइनिंग टाउन्स को आपको रिगार्ड करना है, ठीक है। माइनिंग टाउन्स इसमें से कौन कौन से आपको बताना है, ठीक है। मैंने पढ़ा था कांदला और कोचिन एक पोर्ट टाउन है, ठीक है, पोर्ट टाउन है, ठीक है। बनारस, रुड़की और अलीगढ़, इनमें से कुछ रिलीजियस और इंडस्ट्रियल एजुकेशनल टाउन, ठीक है। चूँकि बनारस एक रिलीजियस टाउन भी है और एजुकेशनल टाउन भी है, रुड़की एक एजुकेशनल टाउन है, ठीक है, अलीगढ़ भी एजुकेशनल टाउन हो सकता है, ठीक है। अब मुंबई मुझे पता है, मुंबई पोर्ट टाउन भी है एंड साथ में कॉमर्शियल टाउन भी है, ठीक है। मोदी नगर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल टाउन है, ठीक है। बचा कौन सा? ऑप्शन बी अंकारेश्वर, सिरनौली एंड डिगोबी, ठीक है। ये ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। देखो मैंने आराम से सारे पहले क्वेश्चन पढ़े। कांदला मैंने पढ़ा था कि पोर्ट टाउन है, बनारस एक रिलीजियस टाउन है, रुड़की एजुकेशनल टाउन है, अलीगढ़ एक एजुकेशनल टाउन है, मुंबई कॉमर्शियल टाउन है। मैंने इसका इतना इससे पढ़ लिया, मेरे को अंदाजा हो गया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। मैंने कोई भी ऐसा आपको इससे पहले जानकारी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो आपके सिंपल, जितना आप बेसिक रहोगे, जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, उतने आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। ये देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड था ये, बट मैंने कैसे सॉल्व कर लिया, बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 13। देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ ना, इसको लाइन को छोड़ा। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो कानपुर में आपको पता होगा, कानपुर में जो है, कानपुर में जो गंगा जी हैं वो बहुत मैली हैं। अब मैली क्यों हैं? क्योंकि कानपुर में बहुत सारी लेदर्स की फैक्ट्रीज हैं। लेदर की जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के पानी में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे गंगा जी मैली हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपने कहीं नहीं देखना, लेदर पे लगा देना है, ठीक है। आयरन आपके बुक में भी सिंपल सा यही है, ठीक है। लेदर और पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है। और सबसे बड़ा रीज़न, दो ही रीजन होते हैं वाटर पोल्यूशन के। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो लेदर के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट निकलते हैं और पेपर इंडस्ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट निकलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप ऐसे मार्क करके आओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ी सी आपको बाहर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि कानपुर, मुझे पता है कि कानपुर में लेदर्स की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और गंगा जी वहाँ पे मैली हैं, तो सिर्फ वहाँ पे पोल्यूशन का एक ही रीज़न हो सकता है, लेदर की फैक्ट्रीज, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको बाहर की नॉलेज भी होगी तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं बात करूँ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग अमॉन्ग इट्स मेंबर नेशंस, ठीक है। इसमें से कौन रूल सेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। तो WTO आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 ये है, मैंने इसको मैं नहीं पढ़ा था, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसके बारे में
दिया हुआ है। जैसे आपने इंडिया में पढ़ा था ना कि इंडिया में 1901 से 1921 तक जो पॉपुलेशन था वो स्लो था, फिर उसके बाद हल्का सा बढ़ा, फिर बहुत तेज बढ़ा, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से हम क्या करते हैं, वी यूज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी हाई होती है, ठीक है, हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे लोग, क्योंकि जो ज़्यादातर इनके बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे ड्यू टू सम एपिडेमिक और फूड सप्लाई, ठीक है, क्योंकि खाने को लोग था नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो वो जो लोग मर जाते थे उनको कंपनसेट करने के लिए लोग ज़्यादा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, ठीक है। तो पहले स्टेज में फर्टिलिटी हाई, मोर्टेलिटी हाई, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था, स्लो था, याद रखना आप, ठीक है। पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, देखो इससे क्वेश्चन अगर मान लो आपको 3 नंबर में पूछ दिया कि डिफाइन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो क्या आप, मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको लिख नहीं पाओगे भाई। देखो मैं पैसेज बस इसीलिए आपको मैं पैसेज कराता ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इससे मिल जाता है आंसर, बट मैं सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगर इससे क्वेश्चन 3 नंबर में या 5 नंबर में आए तो आप लिख भी लो, इसलिए इस मेंटेलिटी से आप इसको पढ़ना, ठीक है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, यानी लोग कम जीते थे, ठीक है। इलिटरेट थे लोग, ठीक है, इलिटरेट जो भी था, ठीक है। 200 ईयर्स अगो, मतलब 200 साल पहले आज का जो था, ठीक है। फर्टिलिटी, अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, ठीक है, फर्टिलिटी हाई होती है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको देखो पैसेज ऐसे ही सॉल्व करना है। इलिटरेसी, ठीक है, आ गया इलिटरेसी, ठीक है। चलो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज, ठीक है। जब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है तो फर्टिलिटी हाई होती है, बट टाइम के साथ वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। और साथ में ही मोर्टेलिटी रेट यानी जो मृत्यु दर थी वो भी कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन यहाँ पे हाई होने लगती है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। अभी तक स्टेज 1 में क्या था, दोनों जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर रहे थे, तो पॉपुलेशन या तो स्टेबल थी या तो हल्की धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलिटी हाई रहती है, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, मतलब पैदा उतने ही लोग हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जल्दी होने लगता है, ठीक है। लास्ट स्टेज यानी 3 में जो है वो बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, दोनों साथ में घटने लगती हैं, ठीक है, डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, ठीक है, पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहेगा या स्लो ग्रो करेगा, ठीक है। देखो ठीक है, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीनों क्वेश्चन मैंने देख लिए थे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज हैज़ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने अभी बोला आपके, अभी हमने पैसेज पढ़ा है, स्टेज 1 में हाई था, ठीक है, फर्टिलिटी रेट हाई था। स्टेज 2 में भी इनिशियली हाई था लेकिन धीरे धीरे कम हुआ, तो बोथ स्टेज 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन चेंज के लिए। 3 चीज आपको याद रखना, पहला बर्थ रेट, ठीक है, पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन। देखो कि मान लो किसी एक जगह की, ये मान लो कोई एक देश है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन में चेंज 3 तरह से आ सकता है। पहला, जब ज़्यादा लोग पैदा होने लगेंगे तब पॉपुलेशन में चेंज आएगा, ठीक है। जब ज़्यादा लोग मरने लगेंगे तब भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा। माइग्रेशन यानी जब बाहर से ज़्यादा लोग आने लगेंगे तब भी पॉपुलेशन में इस जगह के चेंज आएगा, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। माइग्रेशन में देखो, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप टिक मार लो यहाँ पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज या स्टेज हैज़ अ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्लो ग्रोथ रेट अभी मैंने पढ़ा था, आप देखो, ठीक है। स्लो ग्रोथ रेट, स्लो ग्रोथ रेट कहाँ पढ़ा था, ठीक है, थर्ड, ओनली सेकेंड एंड लास्ट स्टेज। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेकेंड जो फर्स्ट एंड लास्ट होगा ना,
जो फर्स्ट स्टेज था वहाँ पे जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर भी रहे थे, तो जो पॉपुलेशन थी वो या तो धीरे धीरे बहुत धीरे बढ़ रही थी या तो एकदम स्टेबल थी। लास्ट स्टेज में क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी, ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ पे नॉर्मल होने लगा, ठीक है, स्टेज ग्रोथ रेट स्लो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विस, ठीक है, ये मैंने बिना पढ़े आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ऐसी सर्विस बताओ जो हर जगह पे मिलती हो, जैसे लॉन्ड्री की सर्विस, ठीक है, लॉन्ड्री की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आप गिनवा सकते हो, ठीक है। हु सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सर्विस, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये तो थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सच सर्विस एज ग्रोसरी शॉप एंड लॉन्ड्रीज आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड देन हायर सर्विस, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर मिल गया पहले वाले का, ठीक है। मैनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटर्स डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाई ऑफ सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट सर्विस मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म बाई गवर्नमेंट, ठीक है, और कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट और कंपनीज से परफॉर्म की जाती है, तो इसका भी हमें आंसर मिल गया, ठीक है। सर्विस अकर एट डिफरेंट लेवल, इसको आपको सपोर्ट करना था, ठीक है। सर्विस अकर एट डिफरेंट लेवल, सम आर गियर टू इंडस्ट्रीज, कुछ हम इंडस्ट्रीज को सर्विस देते हैं, कुछ पीपल्स को, जैसे इंडस्ट्रीज को सर्विस कैसे दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती हैं उनको हम एक जगह से मतलब प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर पे ले जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज को हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। पीपल को हम सर्विस कैसे दे रहे हैं, जैसे पीपल को हम सर्विस जैसे उनका जो ग्रॉसरी है, मतलब हम बागीचे से आप जहाँ से भी सामान होता है उन तक ले आके पहुँचा रहे हैं। लॉन्ड्री की जो सर्विस है हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम इंडस्ट्रीज और पीपल दोनों को देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, जैसे ट्रांसपोर्ट तो हम इंडस्ट्रीज को भी देते हैं और लोगों को भी देते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये आपका एक चार्ट है, ठीक है, लैंड यूज कैटेगरी में, ठीक है। जैसे 1991 में 1951 में लैंड किस जगह पे यूज़ होते थे और 2014 में लैंड कितने यूज़ होते हैं, किस एरिया में यूज़ होते हैं, किस तरह के यूज़ होते हैं, ये चार्ट है, ठीक है, चार्ट है, ठीक है। ये जो डार्क वाला है ये दिखाता है कि जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे फॉरेस्ट जो है 1950s में 17% पूरे इंडिया का था, ठीक है, वही 2015 में 23% हो गया, ठीक है। तो चार्ट आपको ऐसे पढ़ने आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन 2014 एंड 15 विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज हैज अंडरगोन द हाईएस्ट नेट इंक्रीज इन कंपेयर टू, ठीक है, यानी ऐसी कौन सी इसमें से चीज़ है जो 1950s में कम थी, 1950s में कम थी और 2014 में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ा है इसमें से, ठीक है। तो आप मत ये देख लेना कि भाई ये ज़्यादा बढ़ गया है तो ये हम लगा देते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया ये नहीं होगा भाई, आपको मैप पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो नेट सोन एरिया जो है ये 1950s में था 41% का, ठीक है। 2014 में कितना था 45%, तो कोई ज़्यादा परसेंट बढ़ा नहीं है, 4% का सिर्फ बढ़ा है, 4% ही बढ़ा है। तो ऐसे हम देखते हैं, अगर हम देखिए फॉरेस्ट की बात करें, देखो मैं यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो फॉरेस्ट मतलब अगर ये देखो बढ़ा है, मतलब 2014 वाला बढ़ा है, तो मीन्स ये जो बॉक्स होगा ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो बढ़ा हुआ किसमें है, इसमें है और इसमें है और इसमें है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ा है ये देखते हैं हम, ठीक है। इसमें भी बढ़ा हुआ है, तो 17 और 3 इधर, 3 3 6 मतलब 6 पॉइंट समथिंग 6.3% कुछ बढ़ा है, ठीक है, 6.3%। इसमें 5 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट बढ़ा है, ठीक है। इसमें ये कितना है, इसमें तो बहुत रेयरली 1.2% के आसपास बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 4% बढ़ा है, तो फॉरेस्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड की बात करी तो हाईएस्ट नेट डिक्लाइन सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, ठीक है। डिक्लाइन किस में हुआ है ये आपको पूछा है, तो यानी डिक्लाइन पूछा है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। डिक्लाइन पूछा है तो ये ज़्यादा होगा और ये कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्लाइन क्या होगा, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो हमारा हरा वाला है, मतलब जो भरा पूरा है ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए।
ये कहाँ पे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें बस 4 में ज़्यादा, हम 4 में देखना है, ठीक है। तो इसमें से हम देखते हैं इसमें यहाँ पे कितने चांसेस हैं, 5 3 8 मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। आपको मैथ नहीं आती ज़्यादा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आती, बट 8 पॉइंट समथिंग कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 8, ठीक है। तो बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड्स, वेस्ट लैंड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। मेंशन एनी 2 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ लैंड अंडर कल्चरेबल वेटलैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड, सॉरी। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, वीडियो आप जाके देखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 रीज़न लिखने थे, आधे आधे नंबर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय WTO, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्यों फेस करता है WTO, ठीक है। इसके 3 रीजंस आपको बताने थे, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट आप लिखोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 2 लाइन में, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। पहला, फॉर बीइंग अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि जो WTO है ना वो हमेशा फेवर करता है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। पहला इसका क्रिटिसिज्म इस वजह से होता है। और मैं दूसरा इसकी बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इनेबल रिचर कंट्रीज टू विन, ठीक है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर ही है ना, मतलब इसको जो जितना ज़्यादा पैसे देंगे, पैसे मतलब ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसमें सारी कंट्रीज फंडिंग करती हैं ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन चल पाए, तो ये उनको ज़्यादा फेवर करता है जो इनको ज़्यादा पैसे देती हैं। जैसे US हो गया, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो इसको पैसे देता है, तो ये उनकी सुनता भी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। और मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा इसका इट फेल टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ठीक है, देखो एक बात मैं बता दूं आपको, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि मेरा जो था वो हिंदी मीडियम से था और अभी मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम में करनी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना आप, क्योंकि मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा सा कोई सजेशन देना हो कि मुझे कैसे इंप्रूव करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको कोई भी सजेशन देना हो, मैं भी इंप्रूव ही करूँगा आपके साथ। मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो उससे मुझे भी कुछ भी बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ज़रूर से उसको चेंजेस करने की कोशिश करूँगा अपने में, जिससे मुझे भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन दे तो ज़रूर से आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड की बात करूँ तो व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोट, ठीक है। ये शॉर्टकट है नहीं भाई, मैं अपने मत बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत लिख के आना BOT, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, रिकॉर्ड है, जैसे मान लो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम पूरा अपना रिकॉर्ड रखते हैं, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। इनमें 2 तरीके की कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन जिसमें इंपोर्ट जो है वो कम है एंड एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, पॉजिटिव एंड और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। मतलब अगर हम इंपोर्ट मतलब हम बाहर से कम मंगा रहे हैं चीज़ें बट बेच ज़्यादा रहे हैं हम, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे ये जो ट्रेड कहलाता है ये कहलाता है पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको बात। दूसरा जो कंडीशन बनता है उसमें बनता है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम,
एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम, बट इंपोर्ट कम कर रहे हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं और IMPORT इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमें मंगा रहे हैं, हम ज़्यादा मंगा तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंगा रहे हैं, बट एक्सपोर्ट मतलब हमें जो बेचना चाहिए वो हम कम बेच रहे हैं। तो ये क्या होगा, निगेटिव बन जाता है यहाँ पे, निगेटिव और अनफेवरेबल, अनफेवरेबल BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, समझ में आ गई बात। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, जो ये रिकॉर्ड होता है जो भी हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उनका, ठीक है, वैल्यूज़ का। इनमें दो कंडीशन बनती है। पहली जो पॉजिटिव और फेवरेबल कंडीशन होती है वो कब बनती है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। दूसरी कंडीशन तब बनती है जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ये यहाँ पे क्लियर होता है। एंड चलिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो है, कहाँ पे है, एक्सप्लेन इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2। ठीक है, देखो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 3 सेट में, वो डायरेक्ट बोल रहा था कि जो पॉपुलेशन था वो 1951 से 1981 तक कैसा था, उसमें कैसा उसके कैरेक्टर पूछ रहा था। लेकिन अब डायरेक्ट नहीं पूछा, अब उसने पूछ दिया फेज 2 के बताओ, फेज 2। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं थोड़ा सा एक बार और आपको बता देता हूँ। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है, 4 फेज थे इंडिया में। पहला फेज 1901 से 1921, 20 साल का गैप लेके चल रहा है आपको। ठीक है, दूसरा 1921 से 1951 तक, तीसरा 1951 से 1981 तक, चौथा 1981 से टिल नाउ। आप टिल नाउ लिख सकते हो, क्योंकि अभी तक जो हमारा सेंसस होता है यानी जो जनगणना होती है वो हुआ नहीं है, तो अभी तक टिल नाउ अभी आप लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको हर मतलब हर ये जो अलग अलग फेज हैं इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेज 2 को किस नाम से जानते हैं, पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और फेज 3 को हम जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना है थोड़ा सा कुछ। ठीक है, फेज 2 की बात हुई थी तो हम फेज 2 के बारे में थोड़ा सा और लिख देते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ था, हेल्थ इंप्रूव हुई थी। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट डाउन था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव्ड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस फेज के। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो आपने पढ़ी थी ना बुक 1 में, अभी जो पिछले वाली स्लाइड में मैंने जो पैसेज पढ़ाया था उसी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि वो हो गया, थ्योरी हो गया, और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी कंट्रीज़ का या किसी रीजन का पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करने में, वो यहाँ पे देखो फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में, फेज़ 4 में। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, अगर अभी और समझना है तो आप जाके वीडियो देखें यहाँ पे। ठीक है, और चलिए ये अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। भाई मैं ये कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 3 के तीनों जो गेस्ट पेपर हैं उनमें करा रखे हैं, तो ये अब फिर मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा बहुत जो कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि सीबीएसई ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में दे ही देती है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म, ये दोनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। और जो मेरी वीडियो है जो 1 घंटे की वीडियो है 59 मिनट्स की, ठीक है, उनको जाके आप देख लो, आपके 100% जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी तक ये सेक्शन सी से जो मैंने बताए थे
इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया, उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये सबसे हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया ना उसमें से 3 क्वेश्चन यानी 9 नंबर के क्वेश्चन, 12 में से 9 नंबर के क्वेश्चन यहीं पे आ गए, ठीक है। तो अब कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि नहीं आने चाहिए, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। देखो मैंने जितने टॉपिक बताए थे ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, लेकिन फिर भी 9 नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में बोला है एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, ठीक है। स्लम्स के प्रॉब्लम आपको बताने थे। तो स्लम्स के प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई एक, इसमें आप बहुत सारी कैटेगरीज में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में जैसे यहाँ पे जो वेस्ट होता है वो खुले में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छा हेल्थ केयर नहीं होता, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। यहाँ अगर आप और दूसरी कैटेगरीज में जाना चाहते हो तो दूसरी कैटेगरी ऐसे बना सकते हो कि जैसे यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, यानी यहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो अब्यूजिव होते हैं, ठीक है। मतलब गाली गलौज करने वाले होते हैं, ड्रिंक करने वाले होते हैं लोग, तो ठीक है। यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत गंदा होता है, लोगों की मेंटेलिटी बहुत गंदी होती है यहाँ पे, ठीक है। स्लम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का आपकी बुक में इसी में एक धारावी का है, ठीक है। धारावी यानी जो मुंबई में इंडिया का एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है इंडिया में, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, इसके बारे में केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि केस स्टडी के आने के चांसेस होते हैं। जो पैसेज आते हैं ना, पैसेज में यही पूछ देगा और इससे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, तो एक बार पेपर में जाने से पहले इसको रीड कर लेना जरूर, ठीक है। अगर मैं अब सेक्शन डी पे आ गए, इसमें से हम पहले देख लेते हैं जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देखो मतलब 25 नंबर का आइए ना, 25 नंबर में से देखते हैं हम कौन कौन सा। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा नेम द कैनाल कनेक्टिंग अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे बात हो रही है पनामा की, ये भी हमने बताया था, यानी 10 नंबर, ठीक है। देखते चलना आप। प्लांटेशन एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ये मैंने नहीं बताए थे, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल इंडियन शीपोर्ट्स को, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये मैंने एक अलग से एक्सप्लेन भी किया है, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। मतलब 15 और मिनरल्स वाले मैंने बताए थे, ठीक है। मिनरल्स वाले मैंने बताए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो है इसका मैंने आधा बताया था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। हाउ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने बताया था, बट मिनरल रिसोर्स के उसमें नहीं बताया था मैंने, तो ठीक है। तो इसका मैं हाफ रखता हूँ, मतलब 25 में से 17 से 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर में मानता हूँ, ठीक है, 18 नंबर, ठीक है। देखो जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, मतलब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, ठीक है, तब भी आप 25 में से 18 नंबर ले आओगे। और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, लिखना आता है आपको अच्छे से, तो बहुत और भी 20 नंबर ला सकते हो, ठीक है। 20 नंबर ले आ सकते हो, ठीक है। समझ में बात। अब देखो उससे क्वेश्चन आ गए, और जो थोड़े से अलग आए हैं उनको मैं इसी वीडियो में कवर दूंगा, ठीक है। जैसे 3 तो मैंने बताए थे, अब ये इन दोनों को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, तो ये सारे और टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना था आपको, तो ये मैंने बता दिया कि जो 1990 से पहले था वो ह्यूमन डेवलपमेंट को सिर्फ हम किस बेसिस पे मेज़र करते थे, इनकम के बेसिस पे मेज़र करते थे। बट 1990s में महबूबुल हक आते हैं और वो एक कॉन्सेप्ट ले आते हैं जिसमें ह्यूमन को बीच में रखा जाता है, यानी वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो ह्यूमन सेंट्रिक होता है, और ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको मेजर किया जाता है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। 1990s के बाद से UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। की एरिया में जैसे पहला हो गया एसेस टू रिसोर्स, ठीक है। दूसरा हेल्थ, और तीसरा एजुकेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था। जैसे एसेस टू एसेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यानी वाटर हो गया या फिर लैंड हो गया, कोई भी रिसोर्स हो गया, उसको अगर हम लोगों को इतना कैपेबल बनाएंगे कि वो उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ, ठीक है, वो उस रिसोर्स को जान पाएँ कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या हमारे लिए कैसे बेनिफिट है,
ठीक है, कैसे बेनिफिट है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। हेल्थ का अगर हम बताएं तो हेल्थ में आप थोड़ा सा बना के लिख सकते थे कि जैसे अगर हम लोगों की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, लोगों के हेल्थ पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर वो मेंटली फिट होंगे लोग, तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है वो हेल्थ और एजुकेशन से ले आ सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें बना के लिख सकते थे, ठीक है। अगर ये मैं बात करूँ 25वें की, नेम द कैनाल कनेक्टिंग अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ऐसी कैनाल बताओ जो अटलांटिक और पैसिफिक की बात करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पनामा, पनामा, ठीक है। कहाँ पे है ये, अमेरिका में, अटलांटिक से, ए से अमेरिका, ए से अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ऐसे याद कर लो, पनामा कैनाल है, ठीक है। ये इसका जो लेंथ है वो 72 किलोमीटर्स का है, 72 किलोमीटर्स का लेंथ है इसका, ठीक है। इसका जो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये जो डिस्टेंस है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का, सैन फ्रांसिस्को, FRANSCISCO, सैन फ्रांसिस्को का, इसको 13,000 किलोमीटर तक कम कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से 13,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये स्वेज कैनाल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता, मतलब स्वेज कैनाल तो बहुत अलग लेवल का है, ठीक है, उस उतना बेनिफिट वो नहीं है, ये उतना बिजी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, जितना स्वेज है ये, ठीक है। अगर मैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 26, इसको हम अलग से देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, हेडिंग है आपका प्लांटेशन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना साफ साफ लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आप NCERT खोल लेता हूँ ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट वो है अंडरलाइन है वो ना छूटे आपसे, ठीक है। धोखा में क्यों रखूँ भाई आपको मैं। NCERT कौन सा चैप्टर सही है आप बता सकते हो? चैप्टर है आपका ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्सटेंसिव कॉमर्स, चलो मिल गया, ठीक है। और प्लांटेशन भी मिल गया यहीं पे, दोनों साथ में मिल गया। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय यूरोपियंस इन कॉलोनीज, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? यूरोपियन ने इनको उगाया था पहली बार कॉलोनीज में, जैसे इंडिया में, श्रीलंका में, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। इसमें हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, ठीक है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहला आता है इसमें, ये लार्ज स्टेट और प्लांटेशन, ठीक है। लार्ज ई स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम फार्म्स हम बोलते हैं ना, खेत, ठीक है, तो उसको प्लांटेशन की जो जहाँ पे प्लांटेशन होता है उसको हम ई स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या बोलते हैं, वो चाय वाय की खेती होगी, आपको पता होगा ना, जो पहाड़ पे ऐसे ऐसे जो बने होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर, तो उनको क्या बोलते हैं हम, वो उनको ई स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लार्ज, बहुत बड़े बड़े रिक्वायरमेंट होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पहला। दूसरा लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया चीप लेबर हमें चाहिए होता है इसके लिए। अगर मैं चौथा बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो गुड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, गुड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट ESTAT स्टेट को फैक्ट्री से, यानी जहाँ पे उग रहा है वो, ठीक है, जो खेत है वहाँ से उसको जिस फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करना है वहाँ तक गुड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा टेक्निकल सपोर्ट, साथ में साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है।
अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको, जैसे जो फ्रेंच जो थे उन्होंने कोकोआ एंड कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की थी कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टी को इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, इंडिया एंड श्रीलंका में, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। इसी में हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं ये वाला तो, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी में ये भी देख लेते हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। तो याद करो, मैप जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे फर्टाइल लैंड हो, यानी प्लेन लैंड हो। जैसे हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारी दुनिया में ऐसी जगह है, ठीक है। जैसे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रैक्टिस कहाँ पे होती है, ये प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे मतलब जो मॉइस्चर होता है वहाँ पे सॉइल में वो न ज़्यादा भी होता है ना ज़्यादा कम भी होता है, मतलब बीच का होता है, ठीक है। सेमी एरिड एरिया होता है, ठीक है। यहाँ के प्रिंसिपल क्रॉप्स की मैं बात करूँ तो वो हैं वीट, कॉर्न, बार्ले, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। साइज ऑफ फार्म बिग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मशीन मैकेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ के जो खेत होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 एकर्स में होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना उसका यूज़ कम होता है, मशीन का जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बात कही गई है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता देता हूँ। देयर इज लो इल्ड पर एकर बट हाई इल्ड पर पर्सन, ठीक है। इसको हम पहले समझते हैं ये कहना क्या जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 3 नंबर में आ चुका है, ठीक है। और कई लोग छोड़ के भी आ जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देयर इज लो इल्ड पर एकड़, ठीक है, मतलब लो इल्ड पर एकड़, ठीक है। हाई इल्ड पर पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ के खेत जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जितना उगना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे जितना खेती होना चाहिए, मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होता, ठीक है। एकड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जितना हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, ठीक है। जितना हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लेकिन अगर हम खाने के हिसाब से बात करेंगे कि इतने लोग हैं, ठीक है, उस हिसाब से बात हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ये फॉर्म किया जाता है वो एरिया भी, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब फार्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पैदावार कम हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो फार्म्स जितने प्रोड्यूस किया है उतना इनसफिशियंट है हमारे लिए खाने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। ये होते कहाँ पे हैं, जैसे स्टेपीज में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये होते कहाँ पे हैं, यूरेशियन स्टेपीज, ठीक है, कनाडा एंड अमेरिका,
विका, पेरिस, पेरारीज, पेरेटीज, ठीक है, और पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, पैम्पास या पैम्पल्स, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, ये जो तीनों होते हैं ना, ये प्लेन्स एरिया होते हैं। जैसे हम इंडिया में क्या बोलते हैं, जो प्लेन एरिया होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न बेल्ट, यानी एलिवेल सॉइल, फर्टाइल लैंड, ये बोलते हैं। तो इसी तरह उनका नाम होता है। यूरेशिया में जो प्लेन्स हैं उनको स्टेपी बोलते हैं, कनाडा में पेरिस बोलते हैं, और अर्जेंटीना में पैम्पस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आएगी बात आपको? अगर आपको समझ में आ गई तो मैं इरेज करता हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये क्वेश्चन डन। एक्सप्लेन द इंडियन सी पोर्ट एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंडियन सी पोर्ट एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मैं बताऊँ इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जो इंडियन कोस्ट है, ठीक है, वो है 7.7516.6 किलोमीटर का, मतलब बहुत बड़ा कोस्ट है, ठीक है। 200 माइनर प्लस 12 मेजर सी पोर्ट है, ठीक है। इंडिया का 95% ट्रेड सी पोर्ट होता है, ठीक है। इंडिया का 95% इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है। अब इतना आपने इंट्रोडक्शन दे दिया सी पोर्ट्स का, ठीक है। इसके बाद आपको इंडिया के 5-6 जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे उनको एक्सप्लेन करना था। जैसे पहला कांदला पोर्ट, जिसको हम DDP बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, DDUP, ठीक है, या जो भी लिखो आप, ठीक है, DDUP, ठीक है। कांदला पोर्ट ये स्पेशली डिजाइन किया गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, टू इनकाउंटर कराची, ठीक है। जो और दूसरा मैं बताऊं, मरमागांव पोर्ट, ठीक है, जो इंडिया का 50% ऑफ आयरन ओर्स एक्सपोर्ट होता है। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर्स को, उसका 50% कहाँ से होता है, सिर्फ यहीं से होता है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 और आपको एक्सप्लेन कर देने थे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बताऊं, ठीक है, ये बताऊं, ठीक है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो 1 मिनट रुको, पानी पी लूं। देखो, रिलेशनशिप आपको बताना है कि अगर हम मिनरल रिसोर्स हैं उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये आपको समझाना था, ठीक है। तो ये देखो, इसमें आप बहुत सारे हेडिंग बना सकते हो। जैसे इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, अगर हम मिनरल को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। जैसे जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ को जो मिनरल्स चाहिए होगा वो टाइम टू टाइम डिलीवर होता जाएगा, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे तो उनका भी कैपेसिटी फुल रहेगी, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बचाएंगे, कंजर्व करेंगे मिनरल्स को, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बुरे इम्पैक्ट आते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम मिनरल्स के कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हमें तो सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ना मिले। तो ऐसे आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना था, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला मैप क्वेश्चन 29, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये कहाँ पे होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। तो ए कहाँ पे, यील्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यील्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरा, ये कैनाल पूछा है कि यहाँ पे कौन सा कैनाल है, ठीक है, शिपिंग कैनाल, ठीक है, शिपिंग कैनाल। अगर कैनाल यहाँ से पूछेगा कोई, ठीक है, कैनाल से यहाँ पे पूछेगा, ठीक है, तो ये पनामा होगा, लेकिन कैनाल यहाँ पे पूछा है तो ये होगा स्वेज कैनाल, ठीक है। अब मेजर सीपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सीपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है
फ्रेमेंट, यहाँ पे एक सी पोर्ट है फ्रेमेंट नाम का, फ्रेमेंटल के नाम से, फ्रेमेंटल नाम का है, ठीक है, FREMANTEL। देखो ये सेट इसीलिए थोड़ा सा हार्ड है, मैंने बताया ना आपको, बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन है बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग ही लेवल के आएंगे, ठीक है। फ्रेमेंटल हो गया, ठीक है। अब मेजर सी पोर्ट इन जापान, डी, जापान में मेजर एयरपोर्ट है ना, हम मेजर एयरपोर्ट इन जापान। देखो आपके बुक में जो एनसीईआरटी है वहाँ पे जापान में 2 एयरपोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, टोक्यो और ओसाका, ठीक है, OSAKA ओसाका, ठीक है, 2 एयरपोर्ट दिए गए हैं। अब मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर थोड़ा सा आप क्लियरिटी कर दोगे ना, जैसे आपने बोला, क्वेश्चन पूछा कि अब मेजर सी पोर्ट इन जापान, अब बुक में तो 2 जापान के एयरपोर्ट दिए हुए हैं, ओसाका और टोक्यो, तो हम किसको लगाएंगे? तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछना था तो आप ऐसे बोल देते कि कैपिटल ऑफ जापान विथ इट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान विथ इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे टोक्यो लगा देते, ठीक है, तो आप टोक्यो लगाएं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। डी, ई क्या है? मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका कहाँ पे पड़ता है? साउथ अमेरिका, ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे वाला साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का ये जो निचला वाला भाग है ये ब्राज़ील है, और ब्राज़ील की कैपिटल है रियो दी जेनेरियो, RI, रियो दी जेनेरियो, ठीक है, ये है पोर्ट, ठीक है। F क्या पूछा है? एरिया ऑफ सस्टेनेबल सब्सटेंस गैदरिंग, ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रॉपिकल अफ्रीका हो जाएगा यार। आप बस एक बार जाके मेरा मैप वाला क्वेश्चन देख लो, वीडियो देख लो, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये तो कोई चांसेस ही नहीं है इसके आने के, ठीक है। चलो पहला इंडिया का मेजर सी पोर्ट तुत्तीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में, टी से तमिलनाडु, टी से तुत्तीकोरिन, ठीक है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे चेन्नई भी, मतलब जो तमिलनाडु में यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, नीचे तुत्तीकोरिन है, ऊपर चेन्नई है, ठीक है। दूसरा खेतरी कॉपर माइन, खेतरी कॉपर माइन कहाँ पे है? खेतरी कॉपर माइन्स कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है, बी, ठीक है। वेट, सी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, पंजाब में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर, ठीक है। और लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, डी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यह है आपका बिहार, ई, बिहार, ठीक है। और अगर स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन तो वो है गोवा, ठीक है। एफ क्या है? ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश। ऑयल रिफाइनरी सिर्फ 2-3 ही है आपकी बुक में, पहला एक मथुरा में है, ठीक है, मथुरा, ठीक है, CE मथुरा है, ठीक है, और एक जामनगर में है, और एक शायद कहाँ पे है यार, बिहार में है, बरौनी है शायद, बरौनी है, हाँ बरौनी है, ठीक है, बिहार में। ये 3 ही ऑयल रिफाइनरीज हैं पूरे इंडिया में नहीं आपकी बुक में, ठीक है। पहला मथुरा, दूसरा गुजरात में है जामनगर, और तीसरा कहाँ पे है? बरौनी है बिहार में, ठीक है। और मैं झरिया कोल माइंस की बात करूँ तो झरिया कहाँ पे है? झारखंड में है, जैसे झरिया जैसे झारखंड, और यहीं पे है बोकारो भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल जो आईडी है वो पिन कर दी है, आपको इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।